नमस्कार डियर लर्नर्स। आज हम सोशल साइकोलॉजी के ब्लॉक नंबर 3 में हम यूनिट 6 और यूनिट 7 को हम कवर करेंगे, जिसमें यूनिट 6 में हम इंटरपर्सनल अट्रैक्शन और प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। और यूनिट 7 का जो विषय है वो है ह्यूमन एग्रेशन, यानी मानव आक्रामकता क्या है और कौन कौन से कारक है जो कि मानव आक्रामकता को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन और प्रो सोशल बिहेवियर क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक सोशल एनिमल है, जिसमें एनिमल तो एक बायोलॉजिकल बेसिस लिए हुए हैं, लेकिन जो सोशल है, जो कि मनुष्य को के सामाजिक स्वभाव को जो है वो प्रकाशित करता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम पूरी अपनी जिंदगी के दौरान कभी भी अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हम आसपास कई लोगों के साथ घिरे रहें। इसलिए जो मनुष्य का जो सामाजिक व्यवहार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उसके व्यक्तित्व को निर्माण करने के लिए। अब इंटरपर्सनल अट्रैक्शन क्या है? तो जो आकर्षकता है या अट्रैक्शन है वो इंटरेक्शन से थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन अगर हम इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को परिभाषित करें तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो है वो दो लोगों की लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो है उनके बीच का एक संबंध को दर्शाता है। यानी ये एक प्रोलॉन्ग रिलेशनशिप है दो व्यक्तियों के बीच में, जो कि दोनों के बीच की लाइकिंग को, कि उनके बीच में क्या लाइकिंग है, इसको दर्शाता है। इसी को हम इंटरपर्सनल अट्रैक्शन कहते हैं। अट्रैक्शन के लिए जो है वो इंटरपर्सनल नेचर का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी के बीच में अट्रैक्शन है तो केवल उसका इंटरपर्सनल ही अट्रैक्शन उसके लिए जरूरी हो। कई और भी महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन या अट्रैक्शन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को प्रभावित करते हैं। तो इस श्रेणी में हमने इन कारकों को 3 श्रेणी में विभाजित किया है, जिसमें पहली श्रेणी है हमारी इंटरनल फैक्टर्स जो कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को प्रभावित करते हैं, यानी कि हमारे आंतरिक कारक। दूसरे जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को प्रभावित कर रहे हैं। और तीसरी श्रेणी में हमारे अंतर व्यक्तिक कारक हैं जो कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को हमको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहली श्रेणी जो है जो इंटरनल फैक्टर्स है कि वो कौन कौन से इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को प्रभावित करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है नीड टू एफिलिएट, यानी संबंध स्थापित करने की जो हमारी आवश्यकता है, नीड टू एफिलिएट, ये सबसे पहला इंटरनल कारक है जो कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को प्रभावित करता है। अब नीड टू एफिलिएट का मतलब यही हुआ कि हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है कि हम जो है अपने समाज में लोगों के साथ संबंध स्थापित करें। ठीक है, हमें लोगों के साथ हम बॉन्डिंग बनाएं, लोगों के साथ हमको कम्युनिकेट करें, हम सबकी ये आवश्यकता होती है। और ये सबसे पहला कारक है जो कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को प्रभावित करता है। अब इन कारक में हमें क्या है, कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, कुछ व्यक्तिगत अंतर हमें दिखाई देते हैं। और उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस में ये है कि कुछ व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लोगों के साथ आसानी से मित्रता जो है वो स्थापित कर लेते हैं, वो बहुत खुले विचार के होते हैं। तो ऐसे लोगों में जो है नीड टू एफिलिएट की जो टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी संबंध स्थापित नहीं कर पाते, लोगों के साथ जो है वो मित्रता नहीं कर पाते, बातचीत नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों में जो है हमें नीड टू एफिलिएट होने की जो टेंडेंसी है वो कम दिखाई देती है। और इन लोगों के बीच में जो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन करने की क्षमता है वो भी हमको कम दिखाई देती है। तो सबसे पहला जो कारक था नीड टू एफिलिएट, जो कि हमें इंटरपर्सनल अट्रैक्शन या अट्रैक्शन की तरफ हमें जो है वो खींच के लेके जाता है, वो सबसे पहला कारक है हमारा संबंध स्थापित करने की जो हमारी आवश्यकता है वो है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो हैं वो लोगों के अलोन रहना चाहते हैं, वो लोगों के साथ संबंध स्थापित नहीं करना चाहते, वो लोगों के साथ जो है वो कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि ऐसे लोगों का एक डिसमिसिंग अवॉइडेंट बिहेवियर होता है कि वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं इन कंपैरिजन की वो लोगों के साथ जो है वो संबंध स्थापित करें। लेकिन फिर भी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन का जो पहला कारक है उसमें यही है कि जो लोग खुले दिल के हैं, जो खुले विचार के हैं, जो लोग बहुत जल्दी लोगों के साथ जो है वो संबंध स्थापित कर लेते हैं, उन लोगों में इंटरपर्सनल अट्रैक्शन बनाने की क्षमता जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरा कुछ सिचुएशनल फैक्टर्स हैं, जो कुछ परिस्थितियाँ हैं जो कि हमें जो है वो नीड टू एफिलिएट यानी संबंध स्थापित करने की आवश्यकता के लिए प्रेरित करती है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कोई भूकंप आया है या कोई
जो है मान लीजिए बाढ़ आया है, सूखा पड़ा है, तो जो लोग इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और वो लोग क्या करते हैं आपस में जो है वो बहुत जल्दी जो है वो संबंध स्थापित कर लेते हैं जो कि सिमिलर सिचुएशन में है। ऐसे लोगों में जो संबंध स्थापित करने की जो तीव्रता होती है वो ज़्यादा होती है, उनमें हमें नीड टू एफिलिएट होने की टेंडेंसी भी जो है वो हमें दिखाई देती है ज़्यादा। उसके बाद जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे भाव हैं, वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे कि हम लोगों के साथ किस तरीके से इंटरपर्सनल इंटरेक्शन को बनाएंगे। तो उसमें जो है सबसे पहले हमने ये देखा है कि जब हम पॉजिटिव मूड में होते हैं, जब हमारा जो है मूड जो है वो सकारात्मक होता है, तो हम लोगों को पॉजिटिवली इवैल्यूएट करते हैं। लेकिन अगर हम जो नेगेटिव मूड में होते हैं, तो हम उसी तरीके से लोगों को इवैल्यूएट करते हैं। तो जो मूड होते हैं वो हमारे जो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के लिए जो है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब जो मूड्स हैं, जो हमारे अफेक्ट है, ये इमोशंस हैं, ये दो तरीके से हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। एक प्रभाव है जिसको कि हम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कहते हैं, दूसरा जो है हमारा इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि हम अक्सर जो लोग हमारे साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं, जो लोग हमारे साथ जो है हम सिमिलरिटी रखते हैं, जो लोग हमसे बहुत प्लीज करके बात करते हैं, जो लोग बहुत हम्बल होते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमारा जो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। इन कंपैरिजन जो लोग कि हमें जो है वो कोऑपरेट होकर के बात नहीं करते या जो लोग बहुत अच्छी तरीके से बात नहीं करते हैं, तो ये इसको हम कहते हैं जैसे कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि जो नेता है, जब इलेक्शन का समय आता है तो बहुत अच्छी तरीके से जो नेता बात कर रहा है, जो हमारी भावनाओं को अच्छी तरीके से समझ रहा है, तो हम उसको उसको हम अच्छी तरीके से इवैल्यूएट करते हैं, उसको हम पॉजिटिवली इवैल्यूएट करते हैं इन कंपैरिजन कि वो नेता जो कि जो है वो सही तरीके से बात नहीं कर रहा है या हम्बल नहीं है या बहुत ही प्लीज होकर के बात नहीं कर रहा है, तो ऐसे जो नेता को हम जो है वो नेगेटिवली इवैल्यूएट करते हैं। तो जो भाव होते हैं वो हमारे इमोशंस पर बहुत बड़ा, जो हमारे इमोशंस होते हैं वो हमारे संबंध स्थापित करने की जो तीव्रता होती है, अट्रैक्शन होता है, उसके ऊपर बहुत ही अपना प्रभाव डालते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, क्या है कि जो हम किसी को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, ये क्लासिकल कंडीशनिंग की जो प्रिंसिपल है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसे कि जब हम अभी जैसे मैंने कहा कि जब हम अच्छे मूड में होते हैं, जब हमारा मूड जो बहुत प्लेजेंट होता है, तो हम लोगों को जो है वो पॉजिटिव वे में ही इवैल्यूएट करते हैं। लेकिन जब हमारा जो मूड होता है वो नेगेटिव होता है, तो हम लोगों को नेगेटिव तरीके से ही इवैल्यूएट करते हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो मूड है या जो हमारे इमोशंस हैं वो बहुत ज़रूरी है हमारे इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को बनाने के लिए। तो अगर हम ये देखें, इसको हम समराइज करें, तो हमने ये देखा कि जो हमारा जो इंटरनल फैक्टर्स है वो हमारे कौन कौन से, एक तो है हमारा नीड टू एफिलिएट, और उसमें हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक मिलती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि हम किस तरीके से जो है वो नीड टू एफिलिएट इंडिविजुअल डिफरेंसेस से प्रभावित होता है, और कुछ ऐसे सिचुएशन फैक्टर्स हैं जो कि नीड टू एफिलिएट होने की टेंडेंसी को प्रभावित करते हैं और इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को भी प्रभावित करते हैं। दूसरा जो है हमारे इमोशंस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि, और वो दो तरीके से हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। एक है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस और दूसरा हमारा इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में जो है जो लोग हमसे जो है वो डायरेक्टली हम्बल तरीके से बात कर रहे हैं, जो हमें प्लीज करके बात कर रहे हैं, उनसे हमारा इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो है वो बहुत आगे बढ़ जाता है क्योंकि हम उनको पॉजिटिवली इवैल्यूएट करते हैं। और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में जो है क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जब हम जो है पॉजिटिव मूड में होते हैं तो हम पॉजिटिवली लोगों को इवैल्यूएट करते हैं, और जब हम नेगेटिव मूड में होते हैं तो हम उनको नेगेटिव तरीके से इवैल्यूएट करते हैं। लेकिन कुछ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं इमोशंस में के अलावा जो कि हमारे इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को भी प्रभावित करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा कल्चर के, हमारे सेम कल्चर के लोग हैं, तो हम उनसे बहुत जल्दी संबंध स्थापित कर लेते हैं, आकर्षकता हमारी बढ़ जाती है। अगर हम मान लीजिए किसी के स्टीरियोटाइप हैं, तो हम पूर्वाग्रह रखे हुए हैं, रूढ़िवादिता रखे हुए हैं, तो हम लोग उस तरीके से उनके साथ एफिलिएट नहीं करते। तो इमोशंस का जो है वो हमारे इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को प्रभावित करने में एक खास रोल जो है हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी बाह्य कारक कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को प्रभावित करते हैं। तो उसमें सबसे पहला है हमारा प्रॉक्सिमिटी, या जिसको कि हम मियर एक्सपोजर इफेक्ट कहते हैं। हमने ज़्यादातर ये देखा होगा कि जो लोग हमारे से जिनकी फिजिकल नियरनेस जो है वो ज़्यादा होती है, जो हमारे
हमारे मान लीजिए घर के आसपास रह रहे होते हैं या जिनके साथ हम जो है जैसे सेम बिल्डिंग में हमारे अगल बगल रह रहे होते हैं, तो उन लोगों के साथ जो है हमारी आकर्षकता जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है इन कंपैरिजन की जो लोग हमसे दूर रह रहे हैं। इसी को हम जो है वो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी कहते हैं कि जब प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस, तो जो लोग हमसे फिजिकली क्लोज है यानी जो हमसे जो है वो जियोग्राफिकली और फिजिकली क्लोज है, उनके साथ हमारी आकर्षकता जो है वो बढ़ जाती है इन कंपैरिजन उन लोगों के साथ जो हमसे फिजिकली क्लोज नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमसे बार-बार मिल रहे हैं, तो जो हम जिनके साथ हमारा बराबर का एक्सपोज़र हो रहा है, उनके साथ जो है हमारी आकर्षकता बढ़ जाती है। इन कंपैरिजन कि जो लोग जो है हमें बार-बार नहीं दिखते या कभी-कभार हमें दिखाई देते हैं, उनके साथ जो है हमारी आकर्षकता उतनी नहीं बढ़ पाती है जितनी कि हमें रोज़-रोज़ दिखाई देते हैं। इसी को मेल एक्सपोज़र इफेक्ट किया गया। इसको हम एक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर क्लास में कोई टीचर जो है वो लगातार आ रहा है, रोज आ रहा है, तो उसके साथ जो है हमारी आकर्षकता इतनी बढ़ जाएगी उस टीचर की तुलना में जो कि हमें कभी कभार जो है वो क्लास में दिखाई देता है। तो इसी को ही मेयर एक्सपोजर इफेक्ट कहा गया। तो ये पहला बाह्य कारक था जो कि हमारे अट्रैक्शन को या हमारी आकर्षकता को प्रभावित करता है, जिसको कि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी या मेयर एक्सपोजर इफेक्ट कहा गया। दूसरा जो कारक है एक्सटर्नल कारक यानी बाह्य कारक जो कि अट्रैक्शन को प्रभावित करता है, वो है हमारा ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। तो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस जो है यानी जो जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं और पहली बार मिलते ही जब हम उससे आकर्षक हो जाते हैं उसके कपड़ों से, उसके चेहरे से, तो इसी को ही फिजिकल अट्रैक्टिवनेस कहा गया है। तो ये देखा गया है कि फिजिकल अट्रैक्टिवनेस भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है आकर्षक होने के लिए, लेकिन केवल इसी के ऊपर हम रिलाय नहीं कर सकते कि आकर्षकता जो है हमारी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस की वजह से ही होती है। लेकिन हाँ, एक महत्वपूर्ण कारक की जरूरत है कि जो लोग फिजिकली अट्रैक्टिव होते हैं उनके साथ हमारी जो आकर्षकता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है उनकी तुलना में जो कि उतने आकर्षक हमें नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये केवल यही एक कारक है जो कि हमारी आकर्षकता को बढ़ाता है। तो इस तरीके से एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो है हमारे दो फैक्टर्स जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। एक है हमारा फिजिकल प्रॉक्सिमिटी और मेयर एक्सपोजर इफेक्ट, और दूसरा हमने देखा फिजिकल अट्रैक्टिवनेस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हमारे उसमें प्ले करते हैं। हमने ये भी देखा है कि जो व्यक्ति जो है जिनमें जो लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत ही सोशल होते हैं, बहुत ही डोमिनेंट होते हैं, बहुत ही स्किल्ड होते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है, और बहुत ही उनमें जो है मैस्कुलिन या फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं, तो वो लोग जो है हम उनके साथ जल्दी एसोसिएट हो जाते हैं इन कंपैरिजन कि जो लोग इनकरेक्ट हैं, जो हमें मिसगाइडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो इलॉजिकल है, उनके साथ हम कभी भी उतना एसोसिएट होना नहीं चाहेंगे। तो इस तरीके से फिजिकल अट्रैक्टिवनेस जो है वो एक कारक है आकर्षकता को बढ़ाने के लिए। उसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण कारक है वो है इंटरपर्सनल फैक्टर्स जो कि आकर्षकता को प्रभावित करता है, जिसको कि अंतर्वैयक्तिक कारक भी हम हिंदी में कहते हैं। तो इसमें जो है कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कि कौन कौन से जो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन है। तो सबसे पहला है हमारा सिमिलैरिटी जिसको कि हम समानता कहते हैं। अक्सर हमने ये देखा है कि जो लोग हमसे जो है वो विचारों में समानता रखते हैं या हमारे व्यवहारों में समानता रखते हैं, उनकी तरफ जो है हमारा आकर्षण जो है वो बढ़ जाता है। या हम कह सकते हैं कि हम अगर जो इन ग्रुप मेंबर है यानी जो हमारा ग्रुप है हम उसके मेंबर हैं और उसी ग्रुप में हमारे लोग जो है हमसे एटीट्यूड में या हमारे बिहेवियर के साथ समानता रखते हैं, तो उनसे जो है हमारी आकर्षकता जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है इन कंपैरिजन की जो लोग हमसे बिहेवियर में हमारी प्रवृत्ति के साथ समानता जो है वो नहीं रखते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि रिसेंटली हमने देखा है कि जो सिमिलैरिटी होती है यानी जो समानता होती है वो हमेशा एक पॉजिटिव फीलिंग को ही निकालती है, जबकि जो डिससिमिलैरिटी है वो नेगेटिव फीलिंग को ही क्या करती है बाहर निकालती है। तो सिमिलैरिटी जो है वो बेसिकली जो है केवल यही एक कारक नहीं है अट्रैक्शन को बनाने के लिए, कुछ और भी कारक हैं, लेकिन सिमिलैरिटी फिर भी एक महत्वपूर्ण कारक है हमारे अट्रैक्शन को बनाने के लिए। जैसे हमने ये देखा है कि जो व्यक्ति जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही इन्फॉर्म्ड है और जिनकी हाई मॉरल वैल्यूज है और हमारे जो बेटर एडजस्ट हो जाते हैं, इस तरीके से हमारे साथ सिमिलैरिटी रखते हैं, उनके साथ जो हम अपनी आकर्षकता को ज़्यादा बनाते हैं उनकी तुलना में जो लोग भी
इस तरीके से हमारे साथ डिसिमिलर एटीट्यूड रखते हैं। नेल्सन ने जो है इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको कि हमने कहा प्रोपोर्शनल सिमिलैरिटी, कि कितना प्रोपोर्शनल सिमिलैरिटी हमें लोगों के साथ आकर्षकता बढ़ाता है। तो इसके लिए उन्होंने एक गणितीय सूत्र दिया और सूत्र में उन्होंने ये कहा कि अगर हम जो भी व्यक्ति है जिनके साथ हम मान लीजिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसमें अगर दो व्यक्तियों के उस संदर्भ के दौरान जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें उन दो व्यक्तियों के जो संदर्भ व्यू है उसको अगर हम जो है जितने नंबर ऑफ कन्वर्सेशन हमने किया है उससे अगर हम विभाजित कर दें तो उसको हम कहते हैं प्रपोर्शन ऑफ सिमिलैरिटी। यानी कहने का ये मतलब है कि जितने भी जो भी हम कम्युनिकेशन किसी भी वार्तालाप को अगर मान लीजिए किसी के साथ कर रहे हैं तो उस वार्तालाप में जिन जिन जगहों पर हमने जो है हम दोनों यानी दोनों व्यक्ति जो है सिमिलर समानता का व्यवहार रखे हैं, समानता का विचार रखे हुए हैं, उसको अगर हम टोटल नंबर ऑफ कम्युनिकेशन यानी कितना हमने उन दोनों ने एक दूसरे से बात किया अगर हम उससे विभाजित कर दें तो उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल सिमिलैरिटी। इस तरीके से भी हम सिमिलैरिटी को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और आकर्षकता का जो है को हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये केवल जो है एक गणितीय जो भी हम क्योंकि हम व्यवहार की बात करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ऐसे गणितीय सूत्रों पर उतना नहीं रिलाई करते हैं, लेकिन इसके लिए कई और फैक्टर्स भी हैं जो कि प्रभावित होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सेम एजुकेशन बैकग्राउंड में है हमारे साथ या जो है वो जेंडर जैसा ये कल्चरल फैक्टर्स है, तो ये सारे भी फैक्टर्स हैं जो कि सिमिलरिटी को या समानता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं और जिसकी वजह से दोनों दो व्यक्तियों के बीच में जो आकर्षकता है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब ये है कि जो ये देखा गया है कि जो सिमिलैरिटी होती है वो हमेशा अट्रैक्शन को बढ़ाती है, जबकि जो डिसिमिलैरिटी होती है वो रिपल्शन को क्रिएट करती है, यानी दो व्यक्तियों को एक विपरीत अवस्था में छोड़ देती है, परस्पर जो है वो अलग कर देती है, जिसको कि हम रिपल्शन हाइपोथेसिस कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि केवल सिमिलैरिटी जो है केवल वही जो है वो हमारी आकर्षकता को नहीं बढ़ाती, लेकिन जो डिसिमिलैरिटी होती है वो जरूर दो व्यक्तियों को परस्पर क्या कर देती है, अलग कर देती है। उसके बाद ये देखा गया है कि कुछ और थ्योरीज हैं जो कि सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के टर्म्स में बताई गई हैं, जिसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है वो न्यू कॉम की एक बैलेंस थ्योरी है। और न्यू कॉम ये कहते हैं कि जो व्यक्ति जिनकी मनोवृत्ति जो है जिन व्यक्तियों की हमारी मनोवृत्तियों से मैच कर रही है, सिमिलर है, उनके साथ जो है हमारा अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है इन कंपैरिजन में जिनकी मनोवृत्ति जो है हमारे से मैच नहीं करती है, जिनका बिलीफ सिस्टम बिल्कुल अलग है, जो अलग तरीके से सोचते हैं, जो अलग तरीके से मनोवृत्ति रखते हैं, उन लोगों के साथ हम उतनी आकर्षकता को नहीं बना पाते या सिमिलैरिटी को नहीं बना पाते जितना कि हम जो है वो अपने समान तरीके से हमारे जो सोचने वाले के लोगों के साथ हम बना पाते हैं। तो इसको बैलेंस थ्योरी कहा गया, जिसको कि न्यू कॉम ने जो है वो 1961 में इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद है सोशल कंपैरिजन थ्योरी। ये जो थ्योरी है वो फेस्टिंगर ने दी थी 1954 में, और इस थ्योरी के अनुसार कि हमेशा जो है हम अपने बिलीफ और एटीट्यूड्स को दूसरों से टेस्ट कराने की कोशिश करते हैं, हमेशा उनको वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मान लीजिए कि हमने जो बिलीफ रख रखा है और एटीट्यूड हमने जो रखा हुआ है, अगर वो मान लीजिए बहुत ही हाईली मिसलीडिंग हो रहा है या लोग जो है उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो उससे जो है हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर हम ये देखते हैं कि और हम उन लोगों के साथ जो है वो अट्रैक्शन बना भी नहीं पाते, लेकिन अगर जो लोग हमारे बिलीव्स और हमारे एटीट्यूड से या हमारे जो से बिल्कुल सिमिलैरिटी रखे होते हैं उनके साथ हम क्या कर लेते हैं, सिमिलैरिटी से हम अट्रैक्शन बढ़ाते हैं। तो कहने का ये मतलब होता है कि जो मानव है उसकी एक स्ट्रांग टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा अपने बिलीफ को और अपनी मनोवृत्तियों को दूसरों से जांच या सत्यता की जांच कराने की कोशिश करता है। जो उसकी सत्यता की जांच की परत पर आ जाते हैं उनके साथ हम अट्रैक्शन को बढ़ा लेते हैं, और जो लोग हमसे बिल्कुल अपोजिट धारणा रखे हुए हैं उनको हम क्या कर देते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं। तो सोशल कंपैरिजन थ्योरी जो है वो इसको ही बताती है, जो कि फेस्टिंगर ने 1954 में परिभाषित की थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो है किससे सिमिलर रखेंगे और किससे डिसिमिलरिटी रखेंगे, या सिमिलरिटी अट्रैक्शन को बढ़ाएगी और डिसिमिलरिटी रिपल्शन को बढ़ाएगी, ये कई सारी थ्योरीज के द्वारा जो है वो प्रूव करने की कोशिश की गई है। इसमें से एक और थ्योरी है जिसको कि जो थर्ड अप्रोच है जो कि
सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी का अट्रैक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो है हमारी अडैप्टिव रिस्पॉन्स थ्योरी, जो कि गोल्ड ने 1996 में दी थी। उन्होंने ये कहा कि जो लोग हमारे से सिमिलर एटीट्यूड रखते हैं या जिनका पर्सपेक्टिव जो हमसे सिमिलर होता है, उनके जो है हम उनके साथ जो है वो ज़्यादा स्टे करते हैं उन लोगों की तुलना में जो कि हमसे जो है वो डिसिमिलर होते हैं। ऐसे लोगों से हम जो है वो दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो सिमिलैरिटी के टर्म्स में जो है कई सारी डिसिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी का अट्रैक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए हमने 4 अप्रोचेस या 4 अवधारणाओं को देखा, जिसमें से पहला था रिपल्शन हाइपोथेसिस, दूसरा हमने देखा न्यूकॉम्ब की बैलेंस थ्योरी, तीसरा हमने देखा फिस्टिंगर की सोशल कंपैरिजन थ्योरी और चौथा हमने देखा गोल्ड की आपकी जो है वो अडैप्टिव रिस्पॉन्स थ्योरी। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर जो इंटरपर्सनल फैक्टर है जो कि अट्रैक्शन को प्रभावित करता है, वो है हमारा रेसिप्रोसिटी या म्यूचुअल लाइकिंग। ठीक है, हमेशा हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम किसी को पसंद कर रहे हैं और बदले में अगर वो भी हमको पसंद कर रहा है, तो उससे जो हमारी आकर्षकता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है इन कंपैरिजन में उन लोगों की तुलना में कि जिसको हम पसंद कर रहे हैं और वो हमको नहीं पसंद कर रहा है या हमें रिवॉर्ड बैक करके वो चीज़ नहीं दे रहा है, तो उससे जो है हम जो है वो आकर्षकता को हमारी उससे जो है वो नहीं बन पाती है, उससे हम इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को जो है वो नहीं बना पाते हैं। तो रेसिप्रोसिटी का मतलब यही हुआ, म्यूचुअल लाइकिंग का मतलब हुआ कि अगर हम किसी को पसंद कर रहे हैं अगर दूसरा भी हमें उसी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है तो हमारा अट्रैक्शन जो है उससे बढ़ेगा, नहीं तो हमारा अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा अगर इसके जस्ट अपोजिट जो है वो अवधारणा कोई रखा हुआ है। तो ये हमने देखा कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन क्या होता है। किसी भी दो लोगों के बीच में जो प्रोलॉन्ग रिलेशनशिप है लाइकिंग के बेसिस पर जो बना है, लोगों की पसंद के बेसिस पर बना हुआ है और काफी लंबे समय तक जो चल रहा है, उसको हम जो है वो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन कहते हैं। और इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारकों के बारे में अभी हमने देखा, जिसमें से पहला कारक था इंटरनल फैक्टर्स, दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर एंड द थर्ड वन इज द इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। अब हम जो है इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए प्रो सोशल बिहेवियर के बारे में बात करेंगे कि प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है और उसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो प्रो सोशल बिहेवियर का मतलब होता है कि जब हम किसी कोई व्यक्ति मान लीजिए हम कोई नीड में है या उसको हमारी हेल्प चाहिए और हम उसकी बिना कोई अपना बेनिफिट देखे हुए या बिना कोई लाभ हम अपना देखे हुए उस व्यक्ति की जब हम मदद करते हैं, तो उसको हम प्रो सोशल बिहेवियर या अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर कहते हैं। अब यहाँ पर ये जानने की जरूरी है कि सिर्फ एक सामान्य हेल्पिंग बिहेवियर में और प्रो सोशल बिहेवियर जिसको अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर भी कहते हैं, उसमें क्या अंतर है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो अगर सामान्य हेल्पिंग बिहेवियर को हम देखा जाए तो हम ये उसमें किसी भी व्यक्ति का कोई ना कोई बेनिफिट जो है, कोई ना कोई लाभ जो है, वो जो व्यक्ति हेल्प कर रहा है वो हमेशा चाहता है कि अगर हमने किसी की हेल्प की है तो वो भी हमारी हेल्प करे। लेकिन अगर हम प्रो सोशल बिहेवियर की बात करें या आर्टिस्टिक बिहेवियर की बात करें, तो यहाँ पर हम जो है बिना किसी लाभ के जब किसी व्यक्ति की हम मदद करते हैं तो उसको हम कहते हैं दैट इज प्रो सोशल बिहेवियर या आर्टिस्टिक बिहेवियर, जहाँ पर हेल्प करने वाला जो है वो किसी भी तरीके का बेनिफिट जो है वो सामने वाले व्यक्ति की जिसकी वो मदद कर रहा है वो नहीं चाहता है। अब प्रो सोशल बिहेवियर के पीछे जो है वो क्या क्या मोटिवेशन है कि हम क्यों किसी के लिए प्रो सोशल बिहेवियर करते हैं, क्यों हम किसी की व्यक्ति की हेल्प करते हैं जबकि हमें कोई लाभ नहीं चाहिए उससे। तो उसके पीछे कई सारे जो है वो मोटिवेशन वाले प्रेरणात्मक कारक है जो कि प्रो सोशल बिहेवियर को क्या करते हैं, एनहांस करते हैं। जिसमें से पहला जो है वो है हमारा एम्पैथी अल्ट्रुइज्म हाइपोथेसिस। इसका तात्पर्य क्या है कि जब हम किसी की व्यक्ति की प्रो सोशल बिहेवियर में मदद करते हैं, हम प्रो सोशल बिहेवियर करते हैं, किसी की बिना लाभ के उसमें मदद करते हैं, तो ये जो बिहेवियर है ये हमारे अंदर एम्पैथी के इमोशन को क्या करता है, बढ़ाता है। एम्पैथी का मतलब होता है कि अपने आप को बिल्कुल उस पर्सन की परिस्थिति में रख करके देखना कि वो कैसा फील कर रहा है। अगर हम भी उसी तरीके से एग्जैक्टली फील करने जाते हैं तो हम उसको एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड बोलते हैं। तो जब भी हम प्रो सोशल बिहेवियर में इंगेज होते हैं या हम किसी की मदद कर रहे होते हैं बिना किसी स्वार्थ के, जिसको कि हम निस्वार्थ मदद भी कह सकते हैं, अगर हम इस तरह के बिहेवियर में इंगेज होते हैं तो ये हमारे अंदर एक एम्पैथी की इमोशन को क्या करता है, अराउज करता है और जिसकी वजह से हम लोगों की क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक, तो जो एम्पैथी अल्ट्रुइज्म हाइपोथेसिस है ये सजेस्ट करता है कि एम्पैथी जो है वो एक तरीके की बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है
और इस जटिल प्रक्रिया में जो है हमें 3 चीजें देखने को मिलती हैं। तो पहला पहला क्या है कि इमोशनल एम्पैथी। इमोशनल एम्पैथी का मतलब हुआ कि हम बिल्कुल एग्जैक्टली दूसरे के पर्सपेक्टिव को बिल्कुल उसी तरीके से फील कर रहे हैं जिस तरीके से वो फील कर रहा है, तो इसको हमने कहा इमोशनल एम्पैथी। दूसरा एम्पैथेटिक एक्यूरेसी। एम्पैथेटिक एक्यूरेसी का मतलब होता है कि हमारे जो थॉट और फीलिंग्स है जो है वो बिल्कुल दूसरे व्यक्ति को के थॉट्स और फीलिंग्स को बिल्कुल हम अच्छी तरीके से एक्यूरेटली परसीव कर पा रहे हैं कि उसकी उस दौरान क्या थॉट्स और फीलिंग्स है, जिसको कि उन्होंने जो है वो एम्पैथेटिक एक्यूरेसी कहा। और तीसरा है हमारा एम्पैथेटिक कंसर्न, कि एम्पैथी कंसर्न का मतलब होता है कि हम उस व्यक्ति की जो है वेल बीइंग की वो बहुत अच्छे से रहे, उसकी हम क्या करते हैं, चिंता करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो पहला एक अभिप्रेरणात्मक फैक्टर है जो कि प्रो सोशल बिहेवियर में हमें करने को इंगेज रखता है कि हम ऐसे व्यवहार को दर्शाएं लोगों को, तो वो सबसे पहला है एम्पैथी अल्टरूइज्म हाइपोथेसिस। दूसरा है नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल। इससे तात्पर्य ये है कि जब भी हम जो है किसी की मदद करते हैं, ये बिल्कुल एम्पैथी अल्टरूइज्म हाइपोथेसिस से जो है वो बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अलग विपरीत उसमें चलता है कि जब मान लीजिए हम किसी को दुखी अवस्था में देखते हैं तो वो हमारे अंदर एक नेगेटिव फीलिंग को क्या करता है, जनरेट करता है, और हम इसी नेगेटिव फीलिंग को कम करने के लिए क्या करते हैं, उस व्यक्ति की मदद करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी नेगेटिव फीलिंग से गुजर रहे होते हैं और हम उस और अगर सेम पर्सन भी उसी नेगेटिव फीलिंग से गुजर रहा होता है तो हम अपनी नेगेटिव फीलिंग को कम करने के लिए उस व्यक्ति की क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो कहने का ये तात्पर्य है कि ह्यूमन की टेंडेंसी है कि वो अपनी नेगेटिविटी को कम करने के लिए या उससे उसको छुटकारा मिल जाए अपनी ऋणात्मक भावुकता से, तो वो आप दूसरों की क्या करता है, मदद करने की कोशिश करता है, जिसको कि कहा गया नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल, कि हम अपनी नेगेटिविटी को रिलीव करने की कोशिश के दौरान ही हम लोगों के साथ प्रो सोशल बिहेवियर में एंगेज हो रहे हैं। उसके बाद है हमारा एम्पैथेटिक जॉय हाइपोथेसिस। कहने का ये मतलब है कि जब हम किसी की मदद करते हैं बिना निस्वार्थ, कोई इसमें स्वार्थ नहीं होता है, तो वो हमारे अंदर एक खुशी की फीलिंग को देता है, हमारे अंदर एक जॉय की फीलिंग को क्रिएट करता है, और इसी हैप्पीनेस की वजह से जो है हम क्या करते हैं, लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से, और हमें ये भी लगता है कि अगर हम उनकी मदद जो है वो करेंगे तो वो हमें उसके बदले में वही फीडबैक जो है वो हमें देंगे, तो वो जो खुशी जो चेहरे पर उनकी होगी वही खुशी को देखने के लिए हम लोगों के साथ सोशल बिहेवियर में इंगेज हो गए। उसके बाद है कॉम्पिटिटिव ऑल्ट्रिज्म। ये कुछ अलग तरीके का सोशल बिहेवियर है, जिसमें कि जो व्यक्ति अगर किसी की मान लीजिए बिहेवियर या उसका हेल्प कर रहा है, तो वो अपनी सिग्निफिकेंस यानी अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है सोसाइटी में, अपने स्टेटस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अपनी रेपुटेशन भी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और इसी की वजह से वो लोगों को क्या करता है, हेल्प करता है कि लोग उसको क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, पब्लिकली उसको क्या किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव आर्टिज्म, कि हम अपनी ही सिग्निफिकेंस या अपनी वर्थ को या अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हम लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होगा कि लोग हमें पहचानेंगे, लोग हमें जानेंगे कि बहुत ही अच्छा इंसान है जो लोगों की हेल्प करता है, और किसी चीज़ को लेने के लिए हम जो है वो लोगों के प्रो सोशल बिहेवियर में हम इंगेज होते हैं। नेक्स्ट है किन सिलेक्शन थियरी। किन का मतलब होता है कि जो हमारे नाते रिश्तेदार है, हम उनकी जो है हेल्प जो है वो ज़्यादा जल्दी करते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ एक ये तरीके का इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है कि हम जो है जिस तरीके का काम करेंगे वो हम अपनी आगे की जनरेशन को भी उसको वही चीज़ ट्रांसफर करेंगे। तो हमेशा हम जो है ये थियरी ये सजेस्ट करती है कि हम उन लोगों की हेल्प करना ज़्यादा पसंद करते हैं जो कि हमसे जेनेटिकली क्लोज है, यानी जो हमसे वंशानुगत तरीके से क्लोज होते हैं, हम उनकी जो है वो मदद ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं उन लोगों की तुलना में जो कि हमसे जेनेटिकली क्लोज या वंशानुगत तरीके से हमारे साथ संबंध जो है वो स्थापित नहीं किए हुए। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है, और प्रो सोशल बिहेवियर को जो है मोटिवेट करने के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कौन कौन सी अप्रोचेस हैं जो कि हमें बताती है कि हम क्यों प्रो सोशल बिहेवियर में इंगेज रहते हैं, हम क्यों लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। जिसके में हमने देखा कि पहला जो था वो था आपका एम्पैथी अल्ट्रूइज्म हाइपोथेसिस, नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल, आपका एम्पैथिक जॉय हाइपोथेसिस, कॉम्पिटिटिव अल्ट्रूइज्म एंड द किन सिलेक्शन थियरी। अब एक मॉडल जो है वो बनाया गया है कि प्रो सोशल बिहेवियर जो है वो हेल्पिंग बिहेवियर के लिए हमने ये देखा है कि एक मॉडल है जो कि हमें प्रेरित करता है कि हमें किसी व्यक्ति की
हेल्प करना चाहिए। और इसको इसको हम कहते हैं दैट इज द बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट। तो बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट क्या होता है कि जब भी मान लीजिए कोई विक्टिम जिसको की हेल्प चाहिए, उसकी हेल्प जो लोग खड़े हैं आसपास वो करेंगे कि नहीं करेंगे, वो कई सारी चीजों पर क्या होता है, डिपेंड करता है। इसको हम कहते हैं दैट इज द बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट। जैसे कि मान लीजिए रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, अब उसमें से कौन सा व्यक्ति जो है, सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि कौन सा व्यक्ति आगे आकर के उसकी हेल्प करेगा, तो इसको हम कहते हैं दैट इज द बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट, जो कि अगल बगल के लोग हैं कि वो किस तरीके से मदद करेंगे। अब उन्होंने जो एक लतानी और डार्ले थे, उन्होंने ही बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया है। और उनका मॉडल ये सजेस्ट करता है कि अगर मान लीजिए कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पर हमें किसी की इमीडिएट हेल्प करनी है, तो जो है वो जो बाई स्टैंडर्ड जो लोग खड़े होते हैं, वो कुछ 5 स्टेजेस से होकर के क्या होते हैं, गुजरते हैं। और इसी 5 स्टेजेस को जब वो पूरी तरीके से इवैल्यूएट कर लेते हैं, तो ही वो किसी की मदद को आगे करने के लिए बढ़ते हैं। उसमें से पहला स्टेज क्या है, सबसे पहला है कि उनको पहला वो ये देखते हैं कि क्या जो सिचुएशन हुई है, क्या वो अनयूजुअल है, क्या उसको जो है वो बिल्कुल अलग तरह की सिचुएशन है जहाँ पर उनको हेल्प करनी चाहिए। तो अब उसको वो अपने आप को इस सिचुएशन में 2 तरीके से इवैल्यूएट करेंगे। अगर सिचुएशन अनयूजुअल है तब तो वो नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे, और अगर वो सिचुएशन अनयूजुअल नहीं है तो वो उसको क्या करते हैं, वो सिचुएशन को वहीं पर लीव करके चले जाएंगे। तो पहला स्टेज है, उसमें वो ये सोचते हैं कि क्या जो सिचुएशन है वो अनयूजुअल है या नहीं भी है। उसके बाद नेक्स्ट वो जब अगर हाँ है तो नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं कि सिचुएशन की इमरजेंसी क्या है, क्या यहाँ पर तुरंत इमीडिएट हेल्प की जरूरत है, क्या ये बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन है कि जहाँ पर व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो वो इस नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं और फिर इसको इवेलुएट करते हैं हाँ और नहीं के टर्म्स में। अगर हाँ है तो नीचे से आ जाते हैं, नहीं तो उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। उसके बाद है अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प। उसके बाद थर्ड स्टेज पर वो ये देखते हैं कि क्या मदद करने की केवल उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि उनको तुरंत जो है वो उस पर्सन की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, तो क्या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी जो हेल्प करने की होनी चाहिए। तो उसको भी वो क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद अगर हाँ होता है तो नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं जिसके है डिसाइडिंग हाउ टू हेल्प, कि किस तरीके से वो उसकी मदद करे, किसको हॉस्पिटल जाना है, अगर उसको जो है कोई और हेल्प की जरूरत है तो उसमें ये देखा जाता है कि क्या किस तरीके से वो किसी दूसरे वाले पर्सन की हेल्प कर सकते हैं। और फाइनली लास्ट स्टेज पर जब ये पूरी चारों स्टेजेस में वो अपने आप को हाथ के टर्म्स में इवैल्यूएट कर लेते हैं, तो लास्ट आता है डिसाइडिंग टू फाइनली इम्प्लीमेंट द हेल्प, कि अब डिसाइडली फाइनली हमें उस पर्सन की क्या कर देना है, हेल्प को कर देना है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो प्रो सोशल बिहेवियर का एक मॉडल है, यानी हेल्पिंग बिहेवियर का एक मॉडल है, जिसको कि लतानी और डार्ले ने दिया था, जिसको कि बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट कहा गया। और बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट का मतलब है कि जो हेल्प जो लोग दे रहे हैं, जो लोग खड़े हैं उस दौरान, वो किस तरीके से हेल्प देंगे। तो हेल्प देने के लिए वो 5 पहले स्टेजेस से गुजरते हैं और उसके बाद ही वो फाइनल हेल्प देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्रो सोशल बिहेवियर को जो है वो इफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला है सिमिलैरिटी विद द विक्टिम, यानी जिसको हेल्प चाहिए, अगर मान लीजिए वो हमसे जो है वो सिमिलैरिटी रखता है, जैसे कि मान लीजिए वो हमारा मित्र है या हमारे परिवार का सदस्य है या हमारे जो है वो हमारा जानने वाला है, हमारा रिश्तेदार है, तो हम उसकी जो है मदद है वो ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो सिमिलर है हमारे उसमें उनकी तुलना में, जो कि हमसे विक्टिम जो है बिल्कुल अननोन है, स्ट्रेंजर है, जिसको कि हम नहीं जानते। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो ये है कि सिमिलैरिटी विद द विक्टिम, की हमारा उस विक्टिम के साथ कितनी समानता है। उसके बाद है एट्रीब्यूशन अबाउट द विक्टिम सफरिंग। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए जो भी अगर जो जिसको हेल्प चाहिए उसको हम क्या करते हैं, 2 तरीके से इवैल्यूएट करते हैं, जो कि हेल्प देना चाह रहा है कैसे करता है वो, 2 तरीके के एट्रीब्यूशन करता है, इंटरनल या एक्सटर्नल। अगर उसको लगता है कि ये जो व्यक्ति जिसको की हेल्प चाहिए, अगर उसको जो भी हेल्प चाहिए क्योंकि वो उसके लिए खुद से रिस्पॉन्सिबल है, उसके कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसके इसका इस सिचुएशन की, तो हम लोग उस समय जो है वो हेल्प करने की थोड़ा पीछे हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है अपनी इस स्थिति की। एक्सटर्नल फैक्टर में हम क्या देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल है या कोई ऐसी सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से विक्टिम की हालत हुई है, तो हम उसकी मदद करने के लिए क्या करते हैं, तुरंत दौड़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विक्टिम का सफरिंग जो है क्या वो उसके खुद की वजह से हुआ है या कोई ऐसे परिस्थिति जो बन गई जिसकी वजह से वो ऐसी स्थिति में है।
तो हम उसकी मदद उसी के अनुसार करते हैं। अगर एक्सीडेंट है तो क्या वो अल्कोहल पिए हुए था, वो बहुत तेज ड्राइव कर रहा था, उसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ है, या कोई और सिचुएशन फैक्टर्स थी कि कोई और बहुत तेजी से आ रहा था और वो गिर गया, गलत तरीके से आ रहा था जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ। तो हम पहले यहाँ पर 2 तरीके से इवैल्यूएट कर लेते हैं विक्टिम की सफरिंग को। उसके बाद है हमारा प्रो सोशल मॉडलिंग। तो प्रो सोशल मॉडलिंग में जो है हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई जो मॉडल है जिसको कि हम पसंद करते हैं वो अगर हमें प्रो सोशल बिहेवियर करता हुआ दिखाई दे रहा है तो उससे जो है मोटिवेट होकर के हम लोग भी देखते हैं, या कोई ऐसे मान लीजिए वीडियो गेम है, कोई ऐड ऐसे दिखाई जाते हैं टीवी पर जो कि प्रो सोशल बिहेवियर को जो है वो गवर्न करते हैं, तो हम भी जो है प्रो सोशल बिहेवियर करना जो है वो सीख जाते हैं। उसके बाद है हमारा ग्रेटिट्यूड। अगर मान लीजिए कोई प्रो सोशल एक्ट हमने किया, बदले में जिसकी हमने मदद करी, अगर वो हमको ग्रेटिट्यूड दे रहा है, हमको प्लीज कर रहा है, हमें जो ग्रीट कर रहा है, तो उसकी मदद के लिए हम जो है वो दोबारा से तत्पर हो जाते हैं उसी पर्सन की दोबारा से। उसके बाद है तो ये कुछ ऐसे इंटरपर्सनल। और दूसरा है कि हम सोसाइटी में, क्योंकि हम अभी हमने जैसे देखा कि हम कभी भी मनुष्य जो है वो अकेले जीवन नहीं बिता सकता, क्योंकि सोसाइटी में अपने आप को अप्रूव करना दिखाना पड़ता है, अपने आप की सम्मतता दिखानी पड़ती है। तो कुछ इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं और कनेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से भी जो है सोसाइटी में हम जो है वो प्रो सोशल बिहेवियर में एंगेज होते हैं। तो ये कुछ सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो कि प्रो सोशल बिहेवियर को जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो उसमें है सिमिलैरिटी विद द विक्टिम, एट्रीब्यूशन अबाउट द विक्टिम सफरिंग, प्रो सोशल मॉडलिंग, और है हमारा ग्रेटिट्यूड एंड द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड कनेक्शन विद द सोसाइटी। तो ये है आपका हमारा प्रो सोशल बिहेवियर जो कि हमने देखा। तो इस तरीके से इस यूनिट 6 में हमने ये देखा कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन क्या होता है, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं, और उसके बाद हमने देखा कि प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है, प्रो सोशल बिहेवियर को कौन-कौन सी ऐसी अप्रोचेस हैं जो कि उसको मोटिवेट करती हैं कि हमें प्रो सोशल बिहेवियर में एंगेज होना चाहिए, और तीसरा महत्व है कि हमारे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रो सोशल बिहेवियर को जो है वो करने में हमें मदद करते हैं कि हमें उस प्रो सोशल बिहेवियर को लोगों को दिखाना चाहिए। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम यूनिट 7 पर आते हैं, जो कि ह्यूमन एग्रेशन या जिसको कि हम आक्रामकता कहते हैं। तो आक्रामकता को अगर हम देखें तो ये बहुत ही एक प्रिमिटिव अडैप्टिव फॉर्म है किसी बिहेवियर से अपने आप को बचाने के लिए, और इसे केवल ह्यूमन बीइंग ही नहीं दर्शाते, इसके कई एनिमल्स हैं, कई सारी स्पीशीज हैं जिनमें कि हमें एग्रेशन का बिहेवियर जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि कभी-कभी जो है एग्रेशन एक ऐसा हो जाता है जो कि हमारे लिए एक सर्वाइवल का जरिया हो जाता है कि अगर हम एग्रेशन नहीं दिखाएंगे तो शायद हम सर्वाइव नहीं कर पाए। तो इस तरीके से अग्रेशन जो है वो फिजिकल भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, स्ट्राइक भी हो सकता है दूसरे की तरफ एग्रेशन जो है वो फिजिकल भी हो सकता है और हमारा जो है वो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। अब तो जिस तरीके से डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग आ गए हैं, तो कई और तरीके एग्रेशन शो करने के लिए कि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमने किसी की एग्रेशन दिखाते हुए तस्वीर पोर्ट्रे कर दी या कुछ और एग्रेसिव बिहेवियर उसको दर्शा दिया, तो आपको डिजिटल वर्ल्ड की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से एग्रेशन को शो करने के हमें कई सारे तरीके हैं। अगर हम एग्रेशन को डिफाइन करने आए कि हम एग्रेशन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो एग्रेशन को डिफाइन करने का जो है मतलब ये है कि अग्रेशन जो है वो बेसिकली एक तरीके से किसी भी व्यक्ति को जब हम फिजिकल और साइकोलॉजिकल तरीके से उसको हानि पहुंचा रहे हैं, तो उसको हम जो है वो अग्रेशन कहते हैं। कि अगर हम मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को जो है किसी हमारा बिहेवियर जो है किसी व्यक्ति को तुरंत एकदम हार्म पहुंचा रहे हैं, या हम जो है उसको साइकोलॉजिकली भी अगर हार्म पहुंचाना चाहते हैं, तो ऐसे बिहेवियर को हम जो है वो अग्रेशन कहते हैं। तो बेसिकली जो है वो एक अग्रेशन जो है वो एक तरीके से एक इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स है जो कि दूसरे व्यक्ति के लिए बिल्कुल अनप्लेजेंट होता है, क्योंकि हम उस स्थिति में उसको क्या कर रहे हैं, हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एग्रेशन को अगर हम देखा जाए कि इसके कितने प्रकार हैं और ये किस तरीके से सोशल इंटरेक्शन को प्रभावित करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि एग्रेशन जो है वो हमारा 2 तरीके का होता है। एक होता है कि हमारा होस्टाइल एग्रेशन, कि हमने किसी को फिजिकली हार्म पहुंचा दिया, उसको हमने जो है मार दिया, किसी वेपन से उसको हमने मार दिया, तो उसको हमने कहा दैट इज द होस्टाइल एग्रेशन, जिसमें कि हमारा एक्शन जो है वो दिखाई दे रहा है। और दूसरा हमारा एग्रेशन होता है जिसको कि हम इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन बोलते हैं, कि जहाँ पर हमारा एक हिडन गोल होता है और इस हिडन गोल को पूरा करने के लिए हम जो उस व्यक्ति को क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, तो उसको हम कहते हैं दैट इज द इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन। तो अग्रेशन बिहेवियर जो है बेसिकली उसका मतलब ये है कि हमें दूसरे को किसी न किसी तरीके से हर्ट करना है, किसी न किसी तरीके से उसको जो है वो
हार्म पहुंचाना है। और दो तरीके का एग्रेशन हो गया, दैट इज होस्टाइल, जिसमें कि आप बिल्कुल ही होस्टाइल हो गया है, बिल्कुल ही आक्रामक हो गया है कि वो मारने को दौड़ रहा है। और दूसरा हो गया हमारा दैट इज इंस्ट्रूमेंटल, कि जहाँ पर एक हमारा हिडन गोल होता है, उस गोल को हम फुलफिल करने के लिए दूसरे को क्या करते हैं, हर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम कहते हैं दैट इज द इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन। अब इससे पहले भी मैंने कहा कि और भी कई तरह के एग्रेशन है, क्योंकि हम नई वर्चुअली जो है हम आजकल आगे बढ़ रहे हैं और हम टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड हो गए हैं। तो कुछ लोग जो है वो दूसरे को एम्बेरस करने के लिए या हर्ट करने के लिए जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं सोशल मीडिया पे, फोटोग्राफ्स को कर देते हैं, कुछ कमेंट्स कर देते हैं, कुछ एलिगेशन लगा देते हैं, उन पर ब्लेम लगा देते हैं, और इस तरीके से एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में जो इस तरीके का काम करते हैं, तो हम एक नए तरीके के एग्रेशन को जो है यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। अब कई सारे क्रिटिकल अप्रोचेज हैं जो कि ये बताती हैं कि एग्रेशन जो है वो कौन कौन से जो है हमारे एग्रेशन के जो है वो कारक है, या कौन कौन से लोगों ने एग्रेशन को बताया है। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है हमारा कि बायोलॉजिकल अप्रोचेस, जिसमें कि फ्राइड का नाम आता है। और फ्राइड ने हमें कहा कि क्योंकि हमारे अंदर एक इंस्टिंक्ट होता है कि जो कि हमें डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर करने के लिए वो प्रोत्साहित करता है, जिसको कि उन्होंने थैंटोस या डेथ इंस्टिंक्ट कहा, क्योंकि जो फ्राइड थे उनकी थ्योरी में इंस्टिंक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और उन्होंने दो तरीके के इंस्टिंक्ट हमारे बताए, जो देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा लाइफ इंस्टिंक्ट और दूसरा होता है हमारा डेथ इंस्टिंक्ट। जो लाइफ इंस्टिंक्ट होता है वो हमें कंस्ट्रक्टिव वर्क करने के लिए जो है मोटिवेट करता है कि हम कोई रचनात्मक कार्य करें, जबकि जो डेथ इंस्टिंक्ट होता है वो हमें डिस्ट्रक्टिव वर्क करने के लिए जो है वो प्रेरित करता है, क्योंकि हम इसी 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 इंस्टिंक्ट की वजह से जो है हम अग्रेसिव बिहेवियर को भी क्या करते हैं, शो करते हैं। उसके बाद है ड्राइव अप्रोचेज है, जो कि एग्रेसिव बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ड्राइव थ्योरी जो है वो उन्होंने ये कहा कि एग्रेशन जो है वो प्राइमरी हमारे एक उसके पीछे ड्राइव होता है कि हम दूसरे को हार्म पहुंचाएं। ठीक है, एक तरीके की कह सकते हैं कि नीड होती है कि हम दूसरे व्यक्ति को क्योंकि हमें हार्म पहुंचाना है, इस वजह से भी हम जो है एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। उसके बाद में सोशल लर्निंग अप्रोचेज हैं, जिसमें कि हम एग्रेशन जो है वो लर्न बिहेवियर की तरह शो किए गए कि हम सीख लेते हैं कि अगर मान लीजिए हम किसी को बहुत ज़्यादा इमिटेट कर रहे हैं और अगर वो एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा है तो हम उसके बिहेवियर को अपने में क्या कर लेते हैं, इंटरजेक्ट कर लेते हैं, सीख लेते हैं। इस तरीके से मॉडलिंग के थ्रू या ऑब्जर्वेशन टेक्निक के थ्रू जो भी हम एग्रेसिव बिहेवियर को लर्न कर लेते हैं और उसी तरीके का बिहेवियर हम अडॉप्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट है फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। तो फ्रस्ट्रेशन को अगर हम उसको परिभाषित करें तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम कोई अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं और उस गोल तक पहुंचने के लिए अगर हमें कोई रुकावट आ रही है तो हम किस स्टेट में आते हैं उसको हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो फ्रस्ट्रेशन है वो एग्रेशन का मेन कारण है, कि जब भी हम एग्रेशन हमें तब होता है कि जब हम हमारे साथ हम फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन हमें आ रहा होता है, हम उस चीज़ से बहुत परेशान हो चुके होते हैं कि हम अपने उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, बीच में रुकावट आ रही है तो हमें अग्रेशन आ रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस क्या है, एक तरीके से वाइस वर्सा है कि फ्रस्ट्रेशन के बाद अग्रेशन आएगा, अग्रेशन के पहले फ्रस्ट्रेशन आएगा। ये दोनों एक दूसरे को जो है वो वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। और कहने का ये तात्पर्य है कि जो फ्रस्ट्रेशन है वो एक कारक है अग्रेशन के आने का। और इसको जो इस हाइपोथेसिस को सबसे पहले बर्कोविट्ज थे, उन्होंने इसको जो है वो प्रपोज किया था उसको। और उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है वो बेसिकली नेगेटिव इफेक्ट को क्या करता है, जनरेट करता है, जिसको कि हम एग्रेसिव इंक्लाइनेशन बोलते हैं, दैट प्रोपोर्शनेट टू द नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रस्ट्रेशन, जो कि हमें फ्रस्ट्रेशन के नेगेटिव इफेक्ट से क्या होता है, आता है। उसके बाद हमारा एक्साइटेशन ट्रांसफर थ्योरी, ये भी जो है वो बेसिकली एग्रेशन को समझाती है कि हम क्योंकि एग्रेशन के समय जो है वो बहुत ही इमोशनली अराउज हो जाते हैं और अपने क्या इस कंडीशन को जो है हम क्या करते हैं कि ट्रांसफर करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि हम एक्साइटेड इतने होते हैं कि हम अपने एग्रेशन को ट्रांसफर करते हैं। उसी को हमने जो है एक्साइटेशन ट्रांसफर थ्योरी का, जो कि एग्रेशन को समझाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल जो डेवलप किया गया है आक्रामकता के संदर्भ में, उसको हम जनरल अग्रेशन मॉडल या GAM बोलते हैं। और जनरल अग्रेशन मॉडल जो है वो एक थ्योरेटिकल अप्रोच है एग्रेशन का, जो कि जिसमें कि हमें सोशल, कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो दिखाई देते हैं कि कौन कौन से ये सारे फैक्टर्स जो है एग्रेशन के रिस्पॉन्सिबल है। तो अब इस मॉडल की शुरुआत कैसे होती है कि सबसे पहले जो है स्टेज 1 में क्या होता है कि हम एग्रेशन के लिए
इनपुट वेरिएबल्स की क्या चीज एग्रेशन को जनरेट कर रही है। तो दो चीजें जनरेट कर सकती हैं, या तो कोई सिचुएशन फैक्टर्स हैं जो कि एग्रेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन है, या कोई हमें प्रोवोक कर रहा है एग्रेसिव होने के लिए, या हम किसी एग्रेसिव मॉडल से एक्सपोज हो रहे हैं, मुझको देख रहे हैं बार बार कि वो एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है, या कोई ऐसा एनवायरमेंटल डिस्कम्फर्ट है, कुछ प्रॉब्लम है हमारी परिस्थिति में जिसकी वजह से हमें एग्रेशन आ रहा है। तो इनपुट वेरिएबल जो है एग्रेशन के लिए कौन कौन से वेरिएबल रिस्पॉन्सिबल है, तो पहला हो गया सिचुएशन फैक्टर और दूसरा है पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में क्या हो सकता है कि हम किसी उस व्यक्ति का ट्रेट ही ऐसा है कि उसे बार बार गुस्सा आता है, ठीक है, या उसके बिलीफ सिस्टम ऐसा है, वो जो है वो एग्रेसिव एक्ट्स को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही स्किल्ड है कि वो हमेशा आक्रामकता को दिखाएगा। तो ये सारे क्या हो गए हमारे पर्सनल फैक्टर्स हो गए जो कि एग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जैसे इनपुट वेरिएबल में हमें ये पता चल गया कि कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, अब जो है ये इनपुट वेरिएबल्स कुछ रूट से होकर के जाते हैं, और वो रूट क्या होता है, हमारा इंटरनल स्टेट, यानी हमारे इमोशंस, हमारा प्रेजेंट अफेक्ट कि हम किस स्टेट में हैं। अब जो स्टेज 2 है वो है हमारा रूट, ये वेरिएबल इस रूट से होकर के जाएगा, वो उस रूट को नाम हमने दिया अफेक्ट, हमारा इमोशन, और ये अफेक्ट जो है हमारे इमोशन जो है वो दो तरीके से जनरेट हो जाते हैं एग्रेशन के समय, कॉग्निशन और दूसरा हमारा एराउजल। या तो हम बहुत ही कॉग्निटिव मोड में आ जाते हैं, हम एराउज हो जाते हैं, और जब हम थर्ड स्टेज, उसके बाद हम थर्ड स्टेज पर आते हैं कि हम उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें एक्चुअली में क्या करना है। तो कैसे डिसाइड करते हैं, अगर मान लीजिए हमारा इफेक्ट कॉग्निशन की तरफ बढ़ रहा है तो हम उस एक्शन के लिए थॉटफुल एक्शन लेंगे, हम जो है नॉन एग्रेसिव बिहेवियर को शो करेंगे, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि हम जो है वो इस तरीके का बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं करना चाहते। लेकिन अगर हम अराउज हो गए बहुत ज्यादा उस वेरिएबल से, तो हम क्या होंगे, इम्पल्सिव एक्शन जो है वो शो करेंगे और हम अग्रेसिव बिहेवियर को शो करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो मॉडल है बेसिकली 3 स्टेजेस में बना हुआ है कि सबसे पहले तो हमने क्या इनपुट वेरिएबल दिया एग्रेशन के लिए, उसके बाद वो वेरिएबल्स किस रूट से होकर गया, जिसको कि हमने प्रेजेंट नर्वस स्टेट हमारा था उस रूट से होकर के गया। अब वो रूट जो है वो दो भागों में विभाजित हुआ, एक हमारे कॉग्निशन, दूसरा हमारा अराउजल। अगर हम कॉग्निशन के से रूट से होकर के वो वेरिएबल जा रहा है तो वहां पर जो है हम थॉटफुल एक्शन लेंगे, हम अपना नॉन एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे। लेकिन अगर वो रूट वेरिएबल जो है वो हमारे अराउजल के रूट से होकर के जा रहा है, हमारे उत्तेजना के रूट से होकर के जा रहा है, तो वहां पर हम जो है वो बहुत ही इम्पल्सिव एक्शन लेंगे और हम जो है वो अग्रेसिव बिहेवियर को क्या करेंगे, शो करेंगे। तो ये थे हमारे कुछ अप्रोचेस जो कि बताते हैं कि अग्रेशन के लिए जो कौन कौन से क्रिटिकल मॉडल हैं जो कि अग्रेशन को शो करते हैं, जिसमें से सबसे पहला था हमारा फाइट का, जो डेथ इंस्टिंक्ट के बारे में उन्होंने बताया है, जिसको कि हमने बायोलॉजिकल अप्रोच कहा। फिर ड्राइव अप्रोच, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे, क्योंकि एक अग्रेशन जो है वो प्राइमरी ओरिजिनेट होता है कि हमारी स्ट्रॉन्ग नीड है, हमारी स्ट्रॉन्ग ड्राइव है कि हम जो है वो दूसरे को हर्ट करें, दूसरे को हम परेशान करें, जिसको कि बर्फोविट्स, जोलार्ड, इन लोगों ने जो है वो शो किया था। उसके बाद है हमारा सोशल लर्निंग अप्रोचेस, जिसमें कि बैंडुला का रोल है कि हम ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन के थ्रू जो है वो सीख जाते हैं कि हमें दूसरे व्यक्ति को क्या करना है, एग्रेसिव बिहेवियर शो करना है। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस है जो कि बर्फोविट्स ने दिया कि फ्रस्ट्रेशन जो है वो ऑलवेज लीड टू एग्रेशन, एग्रेशन ऑलवेज लीड टू फ्रस्ट्रेशन, एक्साइटेशन ट्रांसफर थ्योरी एंड द जनरल एग्रेशन मॉडल। उसके बाद हम उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो आक्रामकता के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि इनकी वजह से हमें आक्रामकता जो है वो देखने को मिलती है। तो सबसे पहला जो है कुछ पर्सनल फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे अग्रेशन के लिए। उसमें पर्सनल फैक्टर्स में हम ये कह सकते हैं कि जो उस व्यक्ति के ट्रेट्स ऐसे हैं, उसका टेम्परामेंट ही ऐसा है, कुछ उसके बिलीफ सिस्टम भी ऐसे हैं जिसकी वजह से वो जो है वो एग्रेशन को शो करता है। उसके बाद है फ्रस्ट्रेशन, जैसे कि अभी बताया कि फ्रस्ट्रेशन एक महत्वपूर्ण कारक है एग्रेशन को बढ़ाने के लिए, कि अगर मान लीजिए हमें अपने गोल तक पहुंचने के लिए बार बार हमें रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है तो हम बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। और दूसरा है प्रोवोकेशन, जब हमें कोई उत्तेजित करता है एग्रेसिव बिहेवियर शो करने के लिए, हमें बार बार प्रोवोक कर रहा होता है कि हम उत्तेजित हो जाए, उसको भी वो भी एक कारक है जो कि एग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद है पर्सनैलिटी नेगलेशन, जैसे अभी बताया कि कुछ लोग जो है हर व्यक्ति हर एक सिचुएशन के डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। सोशल साइकोलॉजी जो है सजेस्ट करते हैं कि जो जितने भी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स है, जैसे कि अग्रेशन है और वायलेंस है, ठीक है, ये बेसिकली जो है वो हमारा लोगों के साथ इंटरपर्सनल इंटरेक्शन कैसा है उस पर जो है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होता है।
तो कुछ लोगों की क्योंकि ट्रेट ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर कहते हैं, इसको टास्क मॉडल कहते हैं। टास्क मॉडल का जो फुल फॉर्म है वो है द ट्रेट्स एज सिचुएशनल सेंसिटिव मॉडल, जो कि आर्ग्यू करती है कि देयर आर कुछ सम ट्रेट्स कुछ व्यक्ति में ऐसे देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। और कुछ ऐसे सिचुएशन फैक्टर्स भी होते हैं जो कि फ्रस्ट्रेशन और प्रोवोकेशन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो एग्रेशन जो है वो अगर मान लीजिए इस तरीके का जो टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग हैं जिनको कि बहुत जल्दी काम करने की आदत है, जो कि बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत ही इम्पेशेंट होते हैं, उन लोगों में भी हमें जो है वो एग्रेशन का ये भी एक कारक है जो कि हमें एग्रेशन में अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। उसके बाद कुछ केमिकल इन्फ्लुएंसेस है, यानी कुछ हमारे अंदर हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि हमारे एग्रेसिव बिहेवियर के क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये देखा गया है कि जो एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल हार्मोन होता है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है एग्रेशन को बढ़ाने के लिए। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है जो कि एग्रेसिव बिहेवियर को जो है वो या एग्रेसिव टेंडेंसी को जो है वो बढ़ाता है, क्योंकि ये पॉजिटिवली कोरिलेट है एग्रेसिव बिहेवियर से। इसी तरीके से एक और हार्मोन है जिसको कि हम सेरोटोनिन बोलते हैं। तो सेरोटोनिन जो होता है वो बेसिकली अगर उसकी कमी हो जाए हमारे व्यक्ति के अंदर, तो वो भी क्या करता है, एग्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि सेरोटोनिन वैसे तो हैप्पी हार्मोन है, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो वो एग्रेसिव बिहेवियर को क्या करता है, बढ़ाता है। कुछ लोग जो लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि अल्कोहल एंड एग्रेसिव बिहेवियर इसको पॉजिटिवली कोरिलेट किया गया है कि कुछ लोग जो लोग ज़्यादा पीते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनके अंदर भी जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर दिखाने की कैपेसिटी होती है। उसके बाद एक और फैक्टर है डिस्प्लेस्ड एग्रेशन। तो कभी-कभी हम जो है वो एग्रेशन जो होता है उसको हम क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। डिस्प्लेस कैसे करते हैं कि या तो हम जो हमारा एग्रेसिव बिहेवियर होता है वो किसी और इनोसेंट के ऊपर चला जाता है, जिसकी कोई गलती नहीं भी की होती है, तो भी हम उसको जो है वो अपना एग्रेसिव बिहेवियर दिखा देते हैं क्योंकि हम बहुत ऑफेंसिव होते हैं, तो वो हमें किया गया होता है। उसके बाद एज और एग्रेशन का भी कोरिलेशन है। ये देखा गया है कि जो बेसिकली जो चिल्ड्रन होते हैं, जो लोग जो कि वायलेंट एक्शंस और एग्रेसिव बिहेवियर में एंगेज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। जो टीनेजर्स हैं वो बहुत एग्रेसिव बिहेवियर आपको शो करते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरीके से एज और एग्रेशन भी जो है वो एक दूसरे से काफ़ी पॉजिटिवली कोरिलेट होते हैं। जेंडर एंड एग्रेशन है तो इसमें ये देखा गया है कि मेल्स जो है मोर एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं एज टू फीमेल्स। और जो फीमेल्स का एग्रेशन होता है वो बेसिकली टेंड एंड ब्रीफ फ्रेंड रिस्पॉन्स होता है, कि जहाँ पर वो लोग जो है वो सबसे पहले एक शांत तरीके से एग्रेशन दिखाती है, जबकि आपको अगर जो मेल होता है वो फिजिकली और वर्बली आपको एग्रेशन जो है वो ज़्यादा शो करता है। कुछ ऐसे सोशल और कल्चरल फैक्टर्स होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं एग्रेशन के लिए। जो एक्सपोजर है बहुत ज़्यादा अगर मास मीडिया से, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस दिखाया जा रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारक है एग्रेशन का, क्योंकि आजकल ज़्यादातर बच्चे जो एग्रेशन देख रहे हैं वो बेसिकली मीडिया के थ्रू ज़्यादा एग्रेशन देख रहे हैं, तो वहीं से उनके अंदर एग्रेसिव टेंडेंसी डेवलप हो रही है। अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिला हुआ है, किसी अडल्ट को बहुत रिजेक्शन मिला है, सोसाइटी में उसे एक्सेप्टेंस नहीं मिला हुआ है, तो भी उस वजह उसके अंदर जो है वो एग्रेशन देखने को दिखाई ज़्यादा देता है। और अगर मान लीजिए उसकी कोई नीड फुलफिल नहीं हो पाई है, नीड से वो डिप्राइव है और उसकी फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो वहाँ भी जो है वो हमें एग्रेशन देखने को मिलता है। कुछ और सिचुएशन एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जहाँ पर हमें एग्रेसिव बिहेवियर का कोई महत्वपूर्ण कारक हो जाते हैं। एक होता है वेपन इफेक्ट, कि जब हम किसी सिचुएशन में किसी वेपन को देखते हैं तो उससे भी जो है हमारे एग्रेशन को वो भी जो है हमारे एग्रेशन को डेवलप करते हैं, जैसे कि गन है, ठीक है, तो उस तरीके से इलेक्ट्रिक शॉक है, इस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं, तो हमारा जो एग्रेशन का एक महत्वपूर्ण कारक होता है एग्रेशन को शो करने का। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे एग्रेसिव बिहेवियर को, कि हम किस तरीके से आक्रामकता की तरफ बढ़ते हैं। अब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि हमारे एग्रेशन को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है सोशल लर्निंग। अगर मान लीजिए किसी मॉडल को अगर अगर वो एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है और वो उसी तरह उसको पनिशमेंट दे दिया जाए कुछ इस तरीके का, तो वो एग्रेसिव बिहेवियर को क्या कर सकता है, कम किया जा सकता है, क्योंकि जो भी उसको ऑब्जर्व कर रहा है उस मॉडल को, वो देखता है कि अगर उस मॉडल ने ऐसा काम किया, उसको पनिशमेंट मिला बहुत अच्छे से, तो वो बिहेवियर एग्रेसिव बिहेवियर को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। उसके बाद है कैथारसिस। तो कैथारसिस जो है वो बेसिकली एक साइकोएनालिटिक अप्रोच है
तो यहाँ पर बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस है उनको हम डिस्प्लेस करते हैं माइल्डर फॉर्म में। तो कैथारसिस भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है जिसकी वजह से हम जो है वो उसको एग्रेशन को हम कम कर सकते हैं। उसके बाद है कई सारी कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज हैं जहाँ पर हम अपने थॉट प्रोसेस को लॉजिक बना करके और अपने थॉट प्रोसेस को जो है वो थॉटफुल एक्शन लेकर के हम एग्रेसिव बिहेवियर को कम कर सकते हैं। जैसे कि हमने जनरल एग्रेशन मॉडल में देखा कि अगर हमारा जो वेरिएबल है वो कॉग्निटिव रूप से होकर के गया है तो हमारा जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो कम हो जाता है और हम जो है वो उसको एग्रेसिव बिहेवियर को हम शो नहीं करते हैं। उसके बाद एक और है दैट इज बुलिंग बिहेवियर। तो बुलिंग जो है वो बेसिकली किसी एक पर्सन को लगातार हम उसको असॉल्ट करते रहे, उसको बार बार जो है हम उसको कमेंट करते रहे, तो उसके अंदर जो है वो रिटेलिएट करने की जो पावर है वो ज़्यादा आ जाती है। वो जो एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा शो करता है। बेसिकली स्कूल्स में जो टीनेजर्स बच्चे हैं उनके अंदर जो है वो ऐसी बुलिंग टेंडेंसी जो है ज़्यादा दिखाई देती है, जहाँ पर वो एक ही बच्चे को जो है वो बार बार जो है वो कमेंट कर रहे होते हैं या उसके ऊपर रिपीटेडली जो है वो असॉल्ट कर रहे होते हैं। तो इसको हम जो है वो बुलिंग कहते हैं। और बुलिंग बिहेवियर जो है वो बेसिकली स्कूल्स में प्रेजेंस में जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, जहाँ पर हमें जो एक ही पर्सन को जो है वो बार बार असॉल्ट करने को मिलता है। कई सारे स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम इन बुलिंग बिहेवियर को कम कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो है ये एक तरीके से जिसको बुलिंग किया जा रहा है उसकी सेल्फ स्टीम को नीचे कर देता है, उसके अंदर जो है वो सोशल फोबिया डेवलप हो जाता है। तो बुलिंग को जो है वो कम करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो है कि पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि जो बुलिंग है बहुत ही कॉमन फिनोमिना है, इसको सबसे पहले हमें एक्सेप्ट कर लें। अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें जो है वो इस बुलिंग बिहेवियर को कम करने की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, हम इसको कम कर सकते हैं। और हमेशा जो भी इसको भी बुलिंग किया जा रहा है तो वो एक स्पेसिफिक अथॉरिटी के अंदर है, जैसे टीचर के अंदर या जो है किसी पेरेंट्स के अंदर या गार्ड के अंदर, कलीग के अंदर आप उसको रखना चाहिए ताकि वो बुलिंग बिहेवियर से बच जाए उसको, और जो उसके लोग जो है वो प्रॉपर अटेंशन दें। तो इस तरीके से कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम बुलिंग बिहेवियर को जो है वो कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ह्यूमन एग्रेशन क्या होता है और ह्यूमन एग्रेशन के पीछे कौन कौन से थ्योरेटिकल अप्रोचेस हैं जो कि ह्यूमन एग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन एग्रेशन को जो है वो प्रभावित करते हैं, जिनका वो कारण बने हुए हैं। और नेक्स्ट है कि बुलिंग क्या होता है और हम बुलिंग बिहेवियर को तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बुलिंग बिहेवियर के रिस्पॉन्सिबल है और बुलिंग बिहेवियर को जो है वो हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से यूनिट 6 और यूनिट 7 को ब्लॉक 3 के हमने कवर किया, जहाँ पर यूनिट 6 में हमने इंटरपर्सनल एक्शन के बारे में और यूनिट जो 7 में हमने ह्यूमन एग्रेशन के बारे में पढ़ा। इंटरपर्सनल एक्शन जो है वो बेसिकली क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंटरपर्सनल एक्शन के रिस्पॉन्सिबल है। इंटरपर्सनल एक्शन के पीछे जो है वो कौन कौन से थ्योरेटिकल मॉडल है। सोशल बिहेवियर बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज द बायस्टैंडर इफेक्ट का को हम जो है वो किस तरीके से हम जो है बायस्टैंडर इफेक्ट के बारे में हमने देखा। और बायस्टैंडर इफेक्ट जो है वो कौन कौन से स्टेजेस के थ्रू होकर के गया कि कब हम लोगों की इमीडिएट हेल्प करते हैं, तो हम कुछ 5 स्टेजेस के थ्रू होकर के हो जाते हैं। सोशल बिहेवियर के जो है पीछे कौन कौन सा मोटिवेशन है, क्या ऐसा अभिप्रेरणात्मक चीज़ें हैं जो कि हमें मोटिवेट करके कि हम सोशल बिहेवियर करें, जिसमें कि एम्पैथी जो एक वेरिएबल है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है सोशल बिहेवियर के लिए। और एम्पैथी का मतलब होता है कि जहाँ पर हम जो है उस व्यक्ति के लिए उसी तरीके की फीलिंग जनरेट कर लेते हैं जिस तरीके की वो सोच रहा होता है। तो अगर हम एग्जैक्टली उसको उसी तरीके से परसीव कर ले जाते हैं तो वो एक एम्पैथी सिचुएशन होती है जहाँ पर हम उस पर्सन को उसी तरीके से देखते हैं। उसके बाद जो है प्रोसोशल बिहेवियर के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू प्रोसोशल बिहेवियर बढ़ता है ये भी देखते हैं। और उसके बाद हमने यूनिट 7 में ह्यूमन एग्रेशन को देखा, जिसमें फ्राइड दैट इज बायोलॉजिकल बेसिस क्या था उसका एग्रेशन का, और ड्राइव थ्योरी जो है वो क्या होती है, क्योंकि हमारा जो मेन एम होता है जब किसी पर्सन को हमें हर्ट ही करना है तो क्योंकि हमारी नीड है वो जो हमें प्रेरित कर रही है कि हम उस पर्सन को हर्ट करें, तो वो ड्राइव थ्योरी थी। और मॉडलिंग के थ्रू भी जो है वो एग्रेशन को सीख जाते हैं, जो कि बैंडेला का कॉन्सेप्ट है कि सोशल लर्निंग जो है वो अगर हम लगातार किसी को इमिटेट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी तरीके का बिहेवियर देखते हुए, तो वो हमारे बिहेवियर में एग्रेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और एक जो मीडिया है, जो एक्सपोजर टू मीडिया है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है एग्रेसिव बिहेवियर
क्योंकि आजकल जिस तरीके के गेम्स और जिस तरीके के मीडिया में एक्सपोजर है बच्चों का एग्रेशन को लेकर के, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है एक एग्रेसिव बिहेवियर को शो करने के लिए। तो एक्सपोजर जो मीडिया है वो रिस्पॉन्सिबल। सो धन्यवाद। यहाँ